नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 28.96% रहा। छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 53% मतदान हुआ। एमपी के होशंगाबाद में 45.71% वोटिंग हुई 1 बजे तक। जबकि खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में 37.9%, दमोह में 37.57%, रीवा में 31.83% वोटिंग हुई, जबकि सतना में 40.83%, टीकमगढ़ में 40.21% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट पे 60.15% वोटिंग हुई, जबकि महासमुंद में 1 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 52.06% रहा। राजनांदगांव गांव में 47.82% वोटिंग हुई। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, सुबह से आप यहां से ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रही है, अलग अलग तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। अगर हम बात करें, रफ्तार थोड़ी शुरू में धीमी रही थी, अब जो परसेंटेज है धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिलहाल क्या ताजा तस्वीर है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि टीकमगढ़ में सुबह से ही काफ़ी तेज़ गर्मी थी। धूप के कारण लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन अचानक क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, गर्मी है लेकिन आसमान में अभी धूप अपने कड़े तेवर नहीं दिखा रही है। इसी कारण अब धीरे धीरे जो है वो लोग निकलकर वोट करने के लिए घर से निकल रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिएगा, यहाँ पर जो है फिलहाल हम टीकमगढ़ के ही एक केंद्र पर मौजूद हैं और ये जो जगह है यहाँ पर जो है लोग वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। अब लोगों ने पहुँचना शुरू कर दिया है। टीकमगढ़ की अगर बात की जाए तो 40% वोटिंग यहाँ पर जो है वो लोग जो है आकर कर चुके हैं। 40% पूरे लोकसभा की अगर बात की जाए तो। और अब धीरे धीरे क्योंकि देखिए मौसम में बदलाव हो रहा है तो लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, सभी यहाँ पर अपना जो है वोटर ID कार्ड, PLE को पर्ची है वो दिखाकर यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की तरफ आकर्षित किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपने वोट डाल दिया है, आप खड़े भी हैं आई एम ए प्राउड वोटर के सामने। किन मुद्दों पर वोट डाल रही है जनता इस बार? इस बार जनता पूर्ण विकास के मुद्दे पे, विकास तो हो ही रहा है और अब जो 20 पर और थोड़ा बहुत विकास बाकी है वो भी हो जाए, इससे उसी मुद्दे को लेकर मतलब विकास में कोई कमी ना आए। जो सरकार चल रही है वही सरकार चलती है। अच्छा, बुंदेलखंड में क्या और ज़रूरतें हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है पलायन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी की थोड़ी कमी रहती है, क्या इन मुद्दों पर और ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी बहुत खर्च होता है यहाँ पे, तो लोगों को अवेयर भी करवाना चाहिए कि पानी कैसे बचाया जाए। और क्या है, कई बार बहुत मिसयूज़ होता है। कई बार सरकार जो सुविधा देती है पानी की, तो लोगों को बुंदेलखंड में मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है पानी का चलते, तो उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए थोड़े कड़े। तो यानी कि आप अभी संतुष्ट हैं और विकास और चाहते हैं? हाँ, विकास तो चाहिए। यहाँ बुंदेलखंड के लोगों की सोच बहुत छोटी है, तो थोड़ा सोच बदलने के लिए फ्रैंक, ओपन माइंडेड बहुत होना जरूरी है। बिल्कुल, विकास की जरूरत है। आपने वोट कर दिया है, दिखाइएगा, निशान दिखाइएगा। अभी सब वोटिंग के लिए निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, तो मौसम ने भी साथ दे दिया, सभी का साथ दे दिया, बिल्कुल, इसलिए शायद वोटिंग प्रतिशत बढ़ भी रहा है। किन मुद्दों पर युवा जो है वो वोट इस बार डाल रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे हैं? क्या विकास के मुद्दे इस तरह से हैं कि एक तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इसके अलावा और फिर एक सेकुलरिज्म जो कंट्री का है एक मोस्ट उस पर डिपेंडेंट वो बना रहे, क्योंकि उसके द्वारा कई सारी हानियाँ होती हैं पूरे देश को, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा गवर्नमेंट फोकस करे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें। टीकमगढ़ में कैसा विकास हुआ है और क्या विकास की ज़रूरत है यहाँ पर? टीकमगढ़ में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी विकास हुआ है और अभी थोड़ी एजुकेशन को लेके इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान दे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी भले मतलब नई आ रही है लेकिन उनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है अच्छे आपने डाल दिया सर, वोट दिखा दीजिएगा। और अभी भी कई लोग घर से नहीं निकले शायद वोट डालने, उनको अपील भी कर दीजिए निशान दिखाते हुए।
क्या अपील करेंगे जो अभी वोट नहीं डाले हैं? क्या अपील क्या करेंगे जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है? वोट नहीं डाला तो उनको डालना चाहिए वोट। वोट जरूरी है। और वोटर से मतलब पता पड़ता कि हम यहाँ के निवासी हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या मुद्दों पर आपने इस बार वोट डाला है अपना? क्या किन मुद्दों पर वोट डाला है आपने? विकास चाहते हैं टीकमगढ़ का? जी। किस तरह से देखते हैं विकास कैसे होना चाहिए? क्या जरूरतें हैं? क्या बताएं। रोजगार वगैरह, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हो। बेहतर होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था। और अमृतांशी, आप सुबह से बहुत संतुष्ट हैं आप विकास से टीकमगढ़ के? नहीं, विकास तो हो रहा है अभी और भी विकास होना चाहिए। अच्छा, और विकास शिक्षा के मार्ग में। ठीक है। जैसे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। अभी उसका भी वो नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज का कहाँ पर होना है। और जगह भी निश्चित होना चाहिए कहाँ पर, मतलब पास में, टीकमगढ़ से मतलब दूर नहीं रख के यहीं पास में होना चाहिए। बिल्कुल इसी क्षेत्र में होना चाहिए। एक और व्यक्ति हमारे साथ। सर, वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल कर दिया हमने वोट। फरियाद खान नाम है हमारा। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट किया है इस बार? अपने विकास के मुद्दों पे वोट किया है। अभी कई लोग निकले नहीं घर से, क्या अभी और जनता आ रही वोट करने के लिए? परिवार और भी जनता आने वाली है। शाम को 4 बजे बहुत जनता आने वाली है। अच्छा, शाम को 4 बजे तक? हाँ, नमाज का टाइम था, जुमा था, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, इसलिए अभी सब लोग आ रहे हैं। हम सीधा सब लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है लोग अपने तमाम जो काम है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था ज्योति की गर्मी अब थोड़ी सी कम हुई है, हल्की हवा चलने लग गई है, तो लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग इस दिन को जो है वो छुट्टी देता है कि आप सिर्फ अपने घरों से निकलें, वोट करने के लिए जाएं और उसके बाद आप वोट करें। तो आई एम अ प्राउड वोटर, यहाँ पर जो एक साइन लगाया गया है, इसके आगे आप तस्वीर भी खिंचवाएं। और ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई वोट, यहाँ पर देखिए फोटो लोग यहाँ पर खिंचवा भी रहे हैं। अगर जो है आप 5 साल में एक बार चाहते हैं कि आपको मौका मिले, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सबको चुनने का अधिकार है और शायद यही अधिकार 5 साल में एक बार आता है, तो लोगों को घर से निकलना चाहिए। और धीरे धीरे अब जनता आ रही है, तो अब रफ्तार भी वोटिंग परसेंटेज ने पकड़ ली है। जी ज्योति। बिल्कुल, रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अमृतांशी, आप ठीक भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा धूप कम हो रही है, बदल रहा है, उस हिसाब से अच्छी बात है अगर और भी इसमें परसेंटेज में इजाफा आता है। हमारे साथ धर्मेंद्र वर्मा भी जुड़ गए हैं सतना से। धर्मेंद्र, हम आपसे हमारे साथ आपको ये भी बता दें, रत्ना त्रिपाठी सीनियर पत्रकार जी भी हैं, पत्रकार भी हैं रत्ना जी। हम आपके पास लौटेंगे अभी थोड़ी देर में। हम अपने सहयोगी धर्मेंद्र से बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आप सतना में हैं, अगर वहां की तस्वीर की हम बात करें, क्या लग रहा है कि जो सुबह रफ्तार थोड़ी धीमी थी अब बढ़नी शुरू हुई है, लोगों का आना थोड़ा सा बढ़ा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ जो हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं, तो सतना जिला का जो लोकल जो जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए 1950 मतदान केंद्र हैं, वहां पर सुबह से काफी रफ्तार थी वोटों को लेकर के। और उसके बाद अभी जो दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में रफ्तार रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में कड़ी धूप है। धूप होने के कारण मतदाता अपने घरों में है। हो सकता है कि रफ्तार में थोड़ा सा तेजी तब आएगी जब शाम होगी। शाम के करीब 4 बजे के आसपास के लगभग थोड़ा सा रफ्तार मतदान पकड़ सकता है, क्योंकि अभी धूप होने के कारण लोग नहीं आ रहे हैं। जी, अमृतांशी क्योंकि बता रही थी धर्मेंद्र, वहां पर तो हल्की अब थोड़े से बादल छाए हैं, जिसके चलते थोड़ी धूप का असर कम हुआ है, जिससे लोगों का आना अब थोड़ा सा बढ़ा है। रुक कर लेते हैं रत्ना त्रिपाठी का। रत्ना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो चिंता का विषय इस बार बना हुआ है। पहले फेज को लेकर जो चिंता बढ़ी थी, अभी जो हालात है उससे तो ये लग रहा है कि उतना भी नहीं शायद पहुंच पाएगा। रत्नाकर जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? रत्नाकर जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल रत्नाकर जी, जी जी, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से जो मतदान फीसद है वो कम हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है। पहले फेज को लेकर ही इतनी परेशानी हो गई थी कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखा गया था, अभी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है स्थिति, क्या लगता है? देखिए, पिछला जो पहले चरण का मध्य प्रदेश में मतदान हुआ था जी, उसमें काफ़ी उत्साह की स्थिति बनी थी कि दोपहर
2 बजे के आसपास ऐसा लग रहा था बम्पर मतदान हो गया है, लेकिन शाम को जब फाइनल उसके आंकड़े सामने आए तो इन्हीं सीटों पर मतदान का प्रतिशत बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में कम पाया गया था जी। इसका जो आज का भी जिस तरीके का भी सिनेरियो हमको नज़र आ रहा है, उसमें मुझे फ़िलहाल ये लगता है कि चूँकि धूप की अधिकता है, गर्मी बहुत तीखी पड़ रही है, इस कारण हो सकता है कि कम संख्या में फ़िलहाल लोग अपने घर से निकले हों। लेकिन 4 बजे के बाद से लेकर और मतदान समाप्त होने तक तब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि 4 बजे के बाद लगभग धूप कम होने लगती है। लोगों को ये रहता है कि वो समय से अपना मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले अपना वोट दे दें, वो तब लोगों का घर से निकलने का क्रम और संख्या दोनों बढ़ेगी और इस संख्या में इजाफा होना तय है। फिलहाल जो परिदृश्य दिख रहा है उसके हिसाब से हमें वास्तव में लग रहा है कि मतदान के लिए थोड़ा सा कम रुझान दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मतदान समाप्त होने तक ये प्रतिशत एक संतोषजनक स्थिति में कम से कम पहुंच जाएगा। फिलहाल मौसम का असर ज़्यादा दिखता है, इसे मतदाता के मिजाज से मुझे नहीं लगता कि अभी जोड़ा जा सकता है। लोग धूप के चलते घर से निकलने में भी बच रहे होंगे और उन्हें पता है कि समय है 4 बजे के बाद से लेकर मतदान समाप्त होने तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ज्योति कि शाम होने तक ये आंकड़ा बढ़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक संतोषजनक स्थिति तक तो कम से कम हम पहुंच ही जाएंगे। हालांकि होना ही चाहिए कि पूरी तरीके से बहुत अधिक संतोषजनक स्थिति बने, फिर भी यदि ऐसा नहीं होता तब भी हमें उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति ऐसी रहेगी जिसको देखकर लगेगा कि नहीं भाई अधिक से अधिक लोगों ने अपने उम्मीद बिल्कुल यही कर रहे हैं रत्नाकर जी हम भी कि अच्छी जो तस्वीर है वो शाम तक निकलकर सामने आए, अच्छा खासा जो परसेंटेज है वो उसमें इजाफा हो। अमृतांशी हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है टीकमगढ़ से। अमृतांशी, इस बार की अगर हम मुद्दों की बात करें, आप भी देखिए वहां पर हैं, अलग अलग जगहों में, सिर्फ टीकमगढ़ ही नहीं और भी बहुत सी जगहों पर जाकर आपने आम लोगों से बातचीत की है, मुद्दे जाने हैं। कहीं ना कहीं मुद्दों से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भटक गई हैं। जिस तरीके से जो लोगों की जो परेशानियां हैं, जो लोगों के मुद्दे होने चाहिए वो ना होकर कुछ और ही चीजें इस बार देखी गई। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे लोकसभा क्षेत्र बदलते जाते हैं वैसे वैसे मुद्दे भी बदलते जाते हैं। ये बात कहने की होती है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में जो निवासी होते हैं उनके अपने अलग मुद्दे होते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के अपने अलग मुद्दे हैं। ये जो सीट है ये SC रिजर्व है, यहाँ पर अपने अलग मुद्दे हैं। बुंदेलखंड को जो है एक तरीके से कहा जाता था कि ये पिछड़ापन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर पिछड़ेपन से उभरने की ज़रूरत है और शायद इसको लेकर काम हो भी रहा है। यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि जो एक हम कह सकते हैं कि एक स्टैंप लगा हुआ है बुंदेलखंड पर, वो कहीं ना कहीं हट जाए। और शायद यही वजह है कि अब हलचल भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, यहाँ पर लोग वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और शायद उन्होंने वोट कर भी दिया। आप लोगों ने वोट कर लिया मैम? करने ही जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से NDTV इंडिया हो या आज तक हो, कुछ भी हो, सबके माध्यम से एक अनपढ़ से लेके बहुत हाई स्तर का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जागरूक हो गया है। अब किसी को किसी भी तरह से कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि किस पार्टी ने पहले से लेकर आज तक क्या किया है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं टीकमगढ़ में कैसा विकास? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे अलग हो जाते हैं, टीकमगढ़ के मुद्दे क्या है, आपके मुद्दे क्या है बतौर महिला? बतौर महिला टीकमगढ़ में सबसे बड़ी बात तो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई ऐसा हॉस्पिटल है, अभी भी लोग छोटे छोटे से बच्चों को लेके और यहाँ से झांसी, इंदौर या भोपाल जाना पड़ता है। नंबर 2, लड़कियों के लिए कोई विशेष ऐसी सुविधाएं नहीं है कि उनको पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। स्वरोजगार के क्षेत्र में लड़कियों को यदि अपने घर में रहते हुए सुविधाएं मिलती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल छोटा परिवार सुखी परिवार वाला नाता है और सबके पास इतनी ही आर्थिक अर्निंग है कि 1 या 2 ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। लेकिन खास तौर से लड़कियों को लोग बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं कि बच्चों के लिए कितना क्राइम बढ़ गया है, कहीं बच्चे सुरक्षित नहीं रहे हैं। मोबाइल ने जहाँ लगता है कि यहाँ पर आसपास ही मेडिकल कॉलेजेस या फिर सरकारी खोलना चाहिए। छोटी छोटी सब चीजें सब जगह उपलब्ध होना चाहिए, खास तौर से बालिकाओं के लिए, ताकि वो आगे जाके
आत्मनिर्भर भी हो सकें, आगे भी बढ़ सकें, अपने देश का विकास भी कर सकें, अपने शहर का विकास भी कर सकें और दूसरों को भी कुछ अच्छी शिक्षा दे सकें। बुंदेलखंड में पानी की कमी हमेशा काफी ज्यादा रही है, किसान परेशान रहते हैं, आम जनता परेशान रहती है। क्या कोई बदलाव आया है पिछड़ेपन से और पानी की कमी से बुंदेलखंड निकला और कितनी जरूरत है? अभी भी यहाँ स्वरोजगार की बहुत जरूरत है। पानी से अधिक जरूरत यहाँ स्वरोजगार की है। इसलिए पानी तो ऐसी चीज है कि कभी भी जब भी मुद्दे आते हैं तो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। हाँ, ऐसा है कोई चीज 3 दिन की जगह 4 दिन में लेवल होती है, लेकिन अवेलेबल तो होती है। पर पानी एक ऐसी चीज है कि लोगों को भी उसके प्रति जागरूक रखना चाहिए कि हमें कितना पानी गिराना है, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड तो है नहीं, ये तो प्रकृति की चीजें हैं, तो इसको जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही है। और ज्योति, जो हम बातचीत कर भी रहे थे कि राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हटकर जो है वो लोकसभाओं में मुद्दे बदलते चलते। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा शायद अभी स्वरोजगार है, और शायद यहाँ पर उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया कि लड़कियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, स्वरोजगार होना चाहिए। और बुंदेलखंड के लोग अब कितने जागरूक हो गए हैं। आप देखिए कि वो खुद बता रहे हैं कि अगर हाँ पानी की कमी है, हमें खुद उसको लेकर जो है जागरूक होना होगा। अमृता जी, बिल्कुल बहुत सुलझे हुए तरीके से इन महिला ने अपनी बात रखी और जो असल मुद्दे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बताया उन्होंने। अमृता जी बनी रहेगा हमारे साथ। हम अभी तस्वीरें दिखा देते हैं नरसिंहपुर से, जहां आशुतोष राणा ने अब से कुछ ही देर पहले वोट डाला और लोगों से भी मतदान की अपील की। कि आपके द्वारा आपके लिए ही निर्मित आपका ही तंत्र है। तो इसके लिए मैं हर बार, चूँकि मैं मुंबई में रहता हूँ 1994 से, तो लगातार जब भी कभी लोकसभा के समय में या विधानसभा में, और हमने अपनी वोट गाडरवारा से, ये हमारा जन्म स्थान है, मूल स्थान है, तो हमने अपनी वोट कभी भी गाडरवारा से नहीं बदलवाई है। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है, और अभी तक गुरु कृपा से मेरे सारे के सारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और मुझे वोट डालने का अवसर मिला है। आप एक मतदाताओं को अपील करना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हों इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है, तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। आप एक आइकन के रूप में देखे जाते हैं, क्या अभिनेता से नेता के अभिनय में आशुतोष राणा जी भविष्य में देखे जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता जो सड़क पे, आप नेता का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता जो सदन में बैठे हुए हैं। और धर्मेंद्र वर्मा सतना से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सतना में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, महिलाएं काफी संख्या में निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। ऐसे में कुछ मतदान करने वाले लोगों से, जो कि वोट डालने के लिए आए हैं, लोगों से आपकी बातचीत भी होगी। क्या कहते हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम ये वोटिंग कर रहे हैं, देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइए, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? हमारे यहाँ तो स्थानीय मुद्दे ही हावी हैं, जैसा कि अभी नल जल योजना का चल रहा है, 1500 करोड़ रुपए की योजना चल रही है, लेकिन ये पेपर में ही चल रही है, आज तक इस पर कुछ भी विचार नहीं हुआ। नल अभी भी और आइए अब रुक करते हैं पन्ना का, जहां पर हमारे संवाददाता ने वीडी शर्मा से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। भगवान का आशीर्वाद दिया है, पोलिंग अभी चल रहा है, मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी जितना प्रतिशत अभी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत होने के कारण से थोड़ा इसमें गति थी, लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान शेष बचे वो मतदान केंद्र पोलिंग और मतदान केंद्र देश के आपका एक वोट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। आपका एक वोट पुनः भारत के प्रधानमंत्री मोदी फिर बनाएगा।
इसलिए अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए पहुँचें। भाई सुबह से आज उत्साह देखा जा रहा है युवाओं में, और तरह की युवा मतदान कर रहे हैं, युवा भी मतदान कर रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं, सभी लोग मतदान कर रहे हैं। और एक कमाई रत्नाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम नरसिंहपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिन्होंने वहां पहुंचकर वोट डाला। राव उदय प्रताप सिंह ने अपने गृहग्राम लोलरी में वोट डाला। राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के तेंदुखेड़ा विधानसभा में है ये गांव। तो राजनाथ गांव हम आपको बता दें, यहां पर पहुंचकर उन्होंने वोट डाला, लोगों से भी वोट की अपील की उदय प्रताप सिंह ने। नरसिंहपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अपने मतदान के लिए यहां पर पहुंचे अपने परिवार के साथ और अपने गृहग्राम लोलरी में वोट डाला। राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और होशंगाबाद से विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से अधिक मतदान की अपील की। क्षेत्र में 75% से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद भी जताई। मतदान के लिए लोग लगातार बस ये जाहिर हो रहा है कि मतदान में लोगों की रुचि है और जो रुझान दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं केसरी बार, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, तापमान में भी इजाफा दर्ज हो रहा है, लेकिन उस सब के बीच भी लोग काफी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर आपको सतना से दिखाते हैं, जहां गर्मी के बावजूद सतना लोकसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। दोपहर में 1 बजे तक जो पूरे जिले का आंकड़ा है वो लगभग 40% मतदान हो चुका है। अब 1 से 5 का जो रेशियो है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। हालांकि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस प्रचंड गर्मी में हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता के लिए बाहर आई हैं। क्या शुभ नाम मैडम आपका? सुधा मिश्रा। सुधा जी, लोकतंत्र के महापर्व में कुछ उत्साह महसूस कर रही हैं कि? हाँ, लोकतंत्र का इतना अच्छा वो चल रहा है, मतदान चल रहा है, तो सबको अपना सहभाग देना चाहिए जी, और सबको मतदान करना चाहिए। सबको मतदान करना चाहिए। मतदान करना चाहिए। गर्मी बहुत है, गर्मी हो या ठंडी हो, लेकिन मतदान तो करना चाहिए, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है जी। अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। अम्मा जी, आप इतनी गर्मी में चल के बाहर आई, अच्छा लगा आप जैसे लोगों को देखकर, है ना? कैसा लग रहा है? अरे हमें तो गर्मी लगा दी। नहीं, गर्मी तो है, लेकिन आप वोट डालने आई, कम से कम इस लोकतंत्र हाँ, उत्साह लग रहा है, उत्साह लग कि रहा हम वोट डालने आए हैं जी। हाँ जी, अच्छा हो, हमें हमेशा आते हैं जी, और अच्छा भी लगा जी। हाँ, वोट का भी हम नहीं छोड़े। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? अनीता मिश्रा। अनीता जी, लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता आपने निभाई है राष्ट्र निर्माण में, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और वोट डालने के बाद बहुत संतुष्टि मिल रही है। ये हमारा अधिकार है, वोट डालने का अधिकार था जी। सुबह से इंतजार था इस बात का? जी भैया जी। जी सर जी। क्या शुभ नाम आपका? निशा मिश्रा। निशा जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। हाँ, इंतजार रहता है 5 साल, आम जन को नागरिक इंतजार रहता है कि 5 साल में जो है लोकतंत्र का महापर्व आएगा। हाँ, वोट डालने को मिलेगा, तो आए। पूरे परिवार के लोग आए आपके? हाँ, सब लोग आए। अच्छा, आपको पूरा परिवार है? पूरा परिवार। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा परिवार जो है इकट्ठा होकर लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता दिखाने के लिए, और प्रचंड गर्मी के बावजूद अपने जो नैतिक जिम्मेदारी है देश के हर नागरिक की राष्ट्र निर्माण में, तो उसका सबसे बड़ा चीज़ ही है कि 5 साल में ये जो वोटिंग राइट होता है उसको एग्जीक्यूट करना और कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता निभाना इस लोकतंत्र के लिए। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। किस सोच के साथ यहाँ मतदान करने आए हैं? अब हमारा देश तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है जी, तो उसमें हम जो भी हो सहयोग कर सकें। अच्छा। 100% मतदान हो हमारे ये में बूथ में जी, इस कारण से आए। आप देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मतदान करने आए हैं जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत तेज धूप है,
और काला टी शर्ट पहन के आप आए मतदान करने के लिए, है ना? यही दिखाता है मेरा डेडिकेशन कि मैं कितना डेडिकेटेड हूँ देश के लिए। अच्छा जी। क्या सोच है आपकी? मेरी ये सोच है कि दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र में सभी लोगों को अपना एक योगदान देना चाहिए, छोटा सा योगदान है, और इससे हमको ये पता चलता है कि हम देश के डिसीजन लेने की जो पॉलिसी है उसमें एक हिस्सेदार हैं। बाद में हम जब वोट नहीं करते साथ पछताते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए सरकार को, वैसा करना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। जब हमको मौका मिलता है तो मेरे को लगता है सभी को अपने हिसाब से एक प्रकार से इसमें सहयोग करना ही चाहिए कि हम देश को महान बनाने में हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि नेता लोग जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि जब भी मौका मिला है तो मतदान जरूर करना चाहिए, मतदान से चूकना नहीं चाहिए। आपने सुन लिया जी, है ना? अब आप बताएं। हाँ, यही तो सही बात है ना कि हमें अपना मतदान का उपयोग सही कैंडिडेट को सही डिसीजन लेके करना है। हम लोग को ये देखना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो नेता चुन रहा हूँ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो उस हिसाब से भी अपने को डिसीजन लेना चाहिए। बाकी राष्ट्रीय समस्याएं तो प्रधानमंत्री देखते ही हैं, लेकिन ना वो वैसा कैंडिडेट चुने जो हमारे क्षेत्र में विशेष ध्यान दे। जाके दिल्ली में बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुपचाप बैठ गया। हमको डेडिकेशन वाला कैंडिडेट चुनना चाहिए और इतने लोग हैं उसमें देख के अपना वोट का उपयोग करना चाहिए। आपका मतदान क्षेत्र में ध्यान देने वाले कैंडिडेट के लिए चाहिए। जी जी जी, अच्छी बात है। जी सर, आप बताएं, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद आरिफ खान। जी, मोहम्मद आरिफ खान। अच्छा, खान साहब। जी जी। आज आप मतदान करने आए हैं तेज धूप में, परिवार सहित आए लग रहा है? नहीं, मेरी मम्मी चले गई। अच्छा, मैं अकेला मतदान। अच्छा, आपके साथ। जी बताएं आप कि किस सोच के साथ आज मतदान करने आप आए हैं? सर, महंगाई के खिलाफ मैं वोट किया हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जी। रसोई का कीमत देखिए, जो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में 500 रुपये में मिलता था, आज 10 साल से हम 1000 जेब से निकालते हैं, महिलाओं को देते हैं, है ना? सभी चीज़ों में महंगाई, पेट्रोल की दाम देख लीजिए, उसके मुद्दे पर कोई बोलते नहीं हैं। मैं अपना मतदान का प्रयोग इस नाम से किया हूँ कि महंगाई के खिलाफ। आपने महंगाई के खिलाफ अपने क्या सोच के आप यहाँ वोट देने आप आए हैं? यहाँ मैं ये सोचती हूँ वोट देने से पहले ये मतलब जो बेरोज़गारी है वो कम हो जाए और जो यंग जनरेशन में है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। जी जी। और ताकि उनके एजुकेशन लेवल और अच्छे से हो और सब। जी, शिक्षा और रोजगार, इसके लिए आज आपने मतदान किया है। किसके साथ आई हैं आप? पेरेंट्स के साथ आई हैं। अच्छा, पेरेंट के साथ आई हैं। अच्छा जी, अब आपसे जान लेते हैं कि आपकी बिटिया ने शिक्षा और रोजगार के लिए मतदान किया है। आप बताएं कि आपकी सोच क्या है, किस सोच के साथ आज आप यहाँ वोट डालने आए हैं? सोच मेरी वही है सर। सबसे पहली तो ये बता दूं मैं कि आज ये फर्स्ट टाइम हमारा जो बेटा है वो फर्स्ट टाइम दे रहा है वोट। अच्छा। हाँ, ये बेटा है। अच्छा। फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो अब हम अपने डेमोक्रेटिक राइट का हम उपयोग कर रहे हैं जी, जिसको कि ये अधिकार है कि हमारे डेमोक्रेसी में कि हर कोई अपना सरकार अपनी इच्छा से चुन सकता है जी। और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए हमने बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, जैसे कि बिटिया ने बताया अभी कि रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएं और जो भी है जैसा भी है उससे और अधिक इंक्रीज किया जाए ताकि जो नॉन एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा डिक्रीज हो सके। जी जी। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है और ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि डेवलपमेंट तो ही ज़रूरी है कंट्री के अंदर में। और बाकी आर्थिक विकास वगैरह जो भी हैं वो तो हो ही रहे हैं। जी। पर ऐसा हो कि हर एक लेवल तक जो भी डेवलपमेंटल जो स्कीम्स हैं वो हर एक लेवल तक इक्वल वे में, समान वे में पहुंच सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है कि मेरा जैसा अनुभव है कि मतलब आपने विकास के लिए वोट दिया है और आपने कह रहे थे कि आपके लड़के भी हैं जो पहली बार वोट करने आए, उनसे एक बार हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस नया पारा पोलिंग बूथ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी एक हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुज सोना है। अनुज जी, आप फर्स्ट टाइम अपने वोट करने आए हैं जी। आप ये बताएं कि आप पहली बार इतनी कड़ी धूप में वोट करने आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आप वोट करने आए हैं? आप किस सोच के साथ वोट करने आए हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो हमारी सोच ये है सर कि जैसे कि हम नए जनरेशन के यूथ हैं, अभी जैसे कि हम अपना ग्रेजुएशन कॉलेज वगैरह कंप्लीट किए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए रोज़गार मिले सर, और रोज़गार ऐसा मिले कि बिना किसी किसी जनरल ST SC OBC को ना देखते हुए सामान्य रूप से सबको रोज़गार मिले।
और सब हम अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मतलब रोजगार की बढ़ती होनी चाहिए सर, मेन हमारी ज़रूरत ही है सर, रोजगार है सर। जी जी। हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर अनुज थे, इनका भी कहना है कि युवा हैं इसलिए इनको रोजगार की तलाश है और इनका जो मुद्दा है, इनकी जो उम्मीद है वो रोजगार है और रोजगार को देखकर ही इन्होंने यहाँ पे वोट किया है। हमारे साथ कुछ और भी यंग लोग हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं। जी, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनेत्री सिन्हा है। अच्छा सुनेत्री, आप वोट करने आई हैं यहाँ? जी हाँ। किस उम्मीद के साथ आप वोट करने आई हैं? बस हम जो सरकार से उम्मीद करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्रों में बहुत उम्मीद करते हैं कि वो रोजगार लाए हमारे लिए। ऐसे कई युवा हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है। शिक्षा पाके भी वो आज बेरोजगार है, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रोजगार, जैसे शिक्षक भर्ती का जो बोले हैं, उनके प्रति हमारी बहुत आशा है। इस सब क्षेत्रों में उनको आगे कार्य करना चाहिए। कुल मिला के आप रोजगार की उम्मीद से आज वोट करने यहाँ पे आप आई हैं, जी, है ना? जी। मतदान हमारा कर्तव्य है, मतदान हमारा अधिकार है। ये जैसे हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार ये मतदान का भी एक त्यौहार है। हमको सब एकता के रूप में इसे मनाना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि युवा ने सारे लोगों से अपील की है कि मतदान जरूर करें। हमारे साथ एक और युवा हैं, आप नहीं बोल रही हैं पर आपसे जरूर पूछेंगे। आप नहीं बोलते अपना नाम बता दीजिए। कणिका सिन्हा। जी, मेरा नाम कणिका सिन्हा है। कणिका सिन्हा, अच्छा। आपकी सिस्टर है क्या? हाँ, बड़ी सिस्टर है। अच्छा, ठीक। आप बताएं कि आप किस उद्देश्य से यहाँ मतदान करने आई हैं? मैं मतलब सब चीज़, सबको रोजगार मिलना चाहिए और जो बेरोजगार है उसको तो रोजगार ही मिलेगा। और जैसे कि अभी बीच में आया था कि क्या बोलते हैं, सबको पैसा मिलेगा करके, वो अभी नहीं मिल रहा है किसी को, सब कुछ छांट के दिया गया है और उस मतलब जो बोलते हैं वो करना चाहिए। आप क्या करती हैं? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी पढ़ाई में? अभी एमए कर रही हूँ। एमए कर रही हैं, इसलिए आपको रोजगार की जी। हाँ, और आगे बताइए जी। तो मुझे नहीं पता। यही है ना, ठीक। आज इस पोलिंग बूथ पे हमने मतदाताओं से जो चर्चा की है, सभी का कहना है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं। अधिकांश जो युवा हैं रोजगार के मुद्दे पर वोट करने यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कड़ी धूप होने के बावजूद जो मतदान के लिए यहाँ लोग आए हैं उनमें बहुत खासा उत्साह है। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। रत्नाकर त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लोग के मुद्दों पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। रत्नाकर जी, सवाल यहाँ पर अगर हम एमपी की 6 सीटों पर जिन पर आज मतदान हो रहा है बात करें, उसमें ज़्यादातर जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक थे वो मध्य प्रदेश में पहुंचे एक के बाद एक अपने ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए, उतना जोर कांग्रेस की तरफ से इस बार नजर नहीं आया। नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है कि जोर नज़र नहीं आ रहे हो। यदि स्टार कैंपेनर्स को ही हमें माने कि बहुत इसमें ताकत नज़र आती, दमखम नज़र आता है तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपना क्राइटेरिया होता है। हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर चूँकि लोकसभा चुनाव के कुछ ही वक्त पहले नेतृत्व में परिवर्तन किया गया, उसके बाद कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके तब लगे जब बीजेपी में बड़ी संख्या में उसके कई नेता शामिल होते चले गए, जिनमें सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज नेता से लेकर छिंदवाड़ा के विधायक भी शामिल रहे। तो कांग्रेस को जिस हिसाब से एक के बाद एक झटके लगते रहे, उसके चलते निश्चित रूप से ये पार्टी को असमंजस की स्थिति में नज़र आ रही है, कुछ असहज नज़र आ रही है। लेकिन बीजेपी को अगर हम स्टार कैंपेनर्स के हिसाब से अगर हम आकलन करते हैं उसकी रणनीति का, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि स्टार कैंपेनर्स तो लगभग हर इलेक्शन में लगभग हर पार्टी के लोग अपने यहाँ पर बुलाते रहें, स्टार कैंपेनर्स आते रहें, लेकिन बीजेपी का उससे भी ज़्यादा फोकस ज्योति इस बात पर रहा कि कैसे करके वो इस चुनाव में कांग्रेस को अधिक से अधिक डैमेज कर सके। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में उसको राज्य की केवल एक छिंदवाड़ा सीट नहीं मिल पाई थी, बाकी सारी सीटों पर उसके
प्रत्याशी जीत कर आए थे। तो इस बार छिंदवाड़ा सीट को भी उसने फोकस इस हिसाब से किया है कि वो सारी की सारी सीटें जीत सके। और यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए जो उसने खास तौर पे जो रणनीति अपनाई है वो ये अपनाई कि कांग्रेस को इतना डैमेज किया जाए कि उसका मनोबल तोड़ा जा सके, कांग्रेस को इतना डैमेज किया जाए कि उस पार्टी के लोगों के बीच में एक नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाए कि जब बड़े से बड़े लोग हमको छोड़कर चले जा रहे हैं तो फिर हमारा आने वाले के समय में क्या होगा। तो स्टार कैंपेनर से ज़्यादा बीजेपी ने इस बात पर फोकस किया। निश्चित रूप से स्टार कैंपेनर्स आए, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो अभी भोपाल में रिसेंटली आकर गए हैं, तमाम और भी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं फिर से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस जोर लगाती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस जो जितना कर सकती है इन हालात में कांग्रेस पार्टी ने उतना करने की कोशिश की है। अब ये सारी की सारी चीज़ें 4 जून के बाद में तय होंगी कि जिसने जोर लगाया था या जिसका जोर दिखा उसके पीछे वास्तव में शोर कितना था, मतदाता उससे कितना प्रभावित हुआ, मतदाता ने अपने मन में क्या सोच कर रखा था। और एक बात आप हमेशा पिछले कई चुनाव में से ट्रेंड हम देखते चले आ रहे हैं कि देश का मतदाता अब बड़ी संख्या में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने इरादों को, जो अपने विचारों को, जो अपनी राय को आखिरी दम तक पूरी तरीके से खुलकर नहीं बताता है। और यही कई बार होता है कि कुछ नतीजे ऐसे आते हैं जिनके चलते हम हतप्रभ रह जाते हैं। रत्नाकर जी, वही प्रभावित करने की बात ही मैं कह रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जो रणनीति बीजेपी ने जिस तरीके से अपनाई थी और जो आपने जिक्र भी किया कि फोकस पार्टी का उन तमाम जगहों पर था जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर थी, बहुत जगहों पर पार्टी को उतनी मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन कांग्रेस को मेहनत जहां डबल करनी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो वो मेरा आकलन ये था। आपने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता, चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम तस्वीरें नरसिंहपुर से भी दिखा देते हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले आशुतोष राणा पहुंचे मतदान के लिए। राजेंद्र बाबू वार्ड गाडरवाड़ा में आशुतोष राणा ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। गर्मी नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगा? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हों इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और होशंगाबाद से डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से अधिक मतदान की अपील भी की। क्षेत्र में 75% से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद जताई। मतदान के लिए लोग लगातार बस ये जाहिर हो रहा है कि मतदान में लोगों की रुचि है और जो रुझान दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं तीसरी बार, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। जी रत्नाकर जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार किया। क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? ये तो बीते विधानसभा चुनाव में भी यही फैक्टर हावी रहा था और मध्य प्रदेश में आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के कई ऐसे लोग जीत गए थे जिनके लिए बाद में माना गया था कि मोदी फैक्टर के चलते, मोदी लहर के चलते उनको आसानी से जीत हासिल हो गई। कई सीटों पर टफ फाइट थी, बावजूद उसके मतदाता ने चूंकि मोदी पर भरोसा किया था तो उसके कारण। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था ज्योति, तो हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके ठीक पहले हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, वो चंद सीटों के अंतर से ही चुनाव हार गई थी। उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पता चला कि राज्य की केवल 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी की 28 सीटें जो हैं
बीजेपी के पास आ गई हैं, तो उसको ये माना गया था कि भले ही लोकल स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किसी भी कम से कम स्वरूप में, सही कम से कम स्वरूप में मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद शिवराज सिंह चौहान सरकार बहुत ही कम सीटों के अंतर से सत्ता से बाहर हुई थी। तो उसके बाद ये महसूस किया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मोदी वो फैक्टर हैं, मोदी वो चेहरा हैं जो बीजेपी को देश के अन्य हिस्सों सहित मध्य प्रदेश में भी बहुत सफलता दिला सकते हैं। और यही हुआ था। मौजूदा जो राज्य के चुनाव, राज्य में जो लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें भी आप खुद देखिए मोदी ने जिस हिसाब से ताबड़तोड़ दौरे किए हैं मध्य प्रदेश के रिसेंटली, और उस बात पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने इस बात को कहा कि मैं मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाकर अपने साथ काम करना चाहता हूं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को दिखा रही हैं कि बीजेपी इस बात को बहुत सावधानी से लेकर चल रही है, दो चीज़ों को, कि शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ जो आज भी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मतदाता का वर्ग है, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर इस बात को माना गया था कि लाडली बहना योजना के चलते शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम में सबको पता है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए, शिवराज जी अब विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी इस फैक्टर को भी साथ लेकर चल रही है कि यदि ये चेहरा मोदी के चेहरे, यदि ये चुनाव मोदी के चेहरे पर प्रमुख रूप से आधारित है, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर भी इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जो है मोदी ने इस तरीके की बात कही है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। जहां तक हमें मानते हैं कि और भी जो चीज़ें इश्यूज हो सकते हैं मोदी के चेहरे के अलावा, तो अभी आपके प्रतिनिधि जब लोगों से बात कर रहे थे तो निश्चित रूप से लोगों ने कई जगह जन समस्याएं बताई, पानी, स्कूल, अस्पताल, इस तरीके का। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये इश्यूज बहुत ज़्यादा असर नहीं करते, और यही वजह मानी जा सकती है कि सतना सीट से गणेश सिंह को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। यही गणेश सिंह विधानसभा जी रत्नाकर जी। और आइए अब हम देखते हैं 9 सीट 27 रिपोर्टर।